नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। तीन खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं। जिन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे पहले बात होगी हरियाणा के बारे में। हरियाणा की नूंह से खबर होगी, जहां पर हिंदूवादी संगठनों की जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूंह में तनाव है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां पर विधानसभा चुनाव में जनता से जीत का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक में आगामी रणनीति तैयार हो रही है। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं नूंह में फिर तनाव। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद आज ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की यात्रा की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद भी सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की ओर से शोभा यात्रा का आह्वान किया गया। प्रशासन ने राज्य पुलिस की हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। राज्य पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी बॉर्डर सील भी हैं। वहीं एहतियातन जिले में इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज, बैंक भी बंद रखने का फैसला हुआ है। नूंह में प्रशासन ने वीएचपी के 11 लोगों को नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति दे दी है। मेवात के नल्हड़ शिव मंदिर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यहां सिर्फ स्थानीय लोगों को आईडी कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। इसी मंदिर में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग हुई थी। आपको बता दें, इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। लग रहा है कि ये भाजपा के प्यादे नहीं है, बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। उन्होंने कहा कि अगर नूंह में फिर से हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। तो नूंह में फिर तनाव है और प्रतीकात्मक होगी यात्रा बीएचपी की। नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक की अनुमति 11 लोगों को दी गई है। 11 वीएचपी के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें ये अनुमति मिली है। जगत गुरु परमहंस आचार्य सोहना में रोक दिए गए हैं। छावनी बन गया नल्हड़ शिव मंदिर, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके। अपनी आस्था है, आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। नूंह में कर्फ्यू है, बिल्कुल बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं। 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो नूंह में फिर तनाव है और बीएचपी के 11 लोगों को हालांकि नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई है। छावनी बना है नल्हड़ शिव मंदिर इस वक्त। उसकी वजह है कि भारी तनाव। अब से कुछ दिन पहले जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको देखते हुए प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। प्रतीकात्मक यात्रा होगी बीएचपी की। हालांकि इस बीच तनाव लगातार बना हुआ है, क्योंकि हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में नूंह जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि 11 वीएचपी के लोगों को अनुमति मिली है नल्हड़ में जलाभिषेक करने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को पहले ही बता दिया कि नूंह हिंसा के बाद हालातों को देखते हुए ब्रजमंडल यात्रा यानी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पिछली बार जुलाई में शोभा यात्रा निकाली गई थी, तब नूंह में हिंसा भड़की थी और इसमें 6 लोग मारे गए थे और इसलिए अब प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता। एहतियात वहां पर बरता जा रहा है पूरा। हालांकि नूंह में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद हैं। स्कूल, कॉलेज, बैंक ये सभी बंद रखे गए हैं एहतियातन। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा। स्पर्श, आपसे समझना चाहेंगे, तनाव है, धारा 144 भी है, इधर 11 लोगों को अनुमति भी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
और देखिए बिल्कुल वीएचपी बात करें तो अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़ी हुई है कि जो यात्रा है वो निकालती हुई जो है नजर आना चाहती है। इसको लेकर लगातार बातचीत भी कर रही है, लेकिन फिलहाल धारा 144 है, पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी को आगे जाने की इजाजत जो है नहीं दी गई है और सिर्फ एक जो छोटी सी टोली कहें कि उसको आगे जाने की इजाजत है, वो मंदिर में जाकर जो जलाभिषेक वगैरह है वो जो है करती हुई नजर आ सकती है। हमने देखा था कि किस तरीके से पिछली बार जब ये यात्रा निकाली गई थी तो एक बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया था। जो समुदाय है वो आपस में जो है आमने सामने देखने को मिलते नजर आए थे और इस बार एहतियातन तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही इस यात्रा को जो है इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद वीएचपी समेत जो अन्य दल है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं निकाली जाए। लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इंतजाम है वो पूरी तरीके से कड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल। हालांकि इसमें जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदार होगी, ऐसे में वीएचपी भी अपनी यात्रा निकालने को लेकर अड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह का पिछला अनुभव है, जुलाई में जो कुछ हुआ था इस यात्रा के दौरान, इसे देखते हुए किस तरह की और सख्ती वहां पर की जा रही है? देखिए जो अगर हम बात करें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान इस पूरे मामले को लेकर जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो कांग्रेस ये कह रही थी कि जो इजाजत है वो जो है कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो खासे इंतजाम जो है किए जाने चाहिए। ऐसे में आज भी जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात की, पवन खेड़ा से जब बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, केंद्र में हरियाणा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों को इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है जो अगर सावन का सोमवार है और लोग जलाभिषेक करने में भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से जो है कड़े किए गए। हरियाणा पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं, उसके साथ साथ जो अलग अलग फोर्सेस के जवानों की तैनाती है वो वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ताकि जो हालात हैं वो आज जो है बिगड़ते हुए ना नजर आए और शांतिपूर्वक जो सारी चीजें हैं वो होती हुई नजर आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका। और अब मिलेगा आशीर्वाद जनता का बीजेपी को। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव और इसे देखते हुए सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा हाईकमान का भी मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस है। 3 सितंबर को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने जा रही है। 3 सितंबर को इसकी शुरुआत चित्रकूट से होगी। यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके बाद 4 और यात्राएं अलग अलग तारीखों में अलग अलग इलाकों से शुरू होगी। समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी अब जन आशीर्वाद लेने के लिए निकल रही है। सितंबर से होगा जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। बीजेपी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ऐसी उम्मीद करके बीजेपी अलग अलग इलाकों से ये यात्रा का आगाज करने जा रही है, जिसके समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। ये यात्रा जन आशीर्वाद कुल 10,643 किलोमीटर, इस यात्रा का 5 यात्राओं को मिलाकर के 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए
कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी और बीजेपी को मिलेगा जन आशीर्वाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान, किस तरह से यात्रा निकलेगी, क्या क्या होगा, इसे समझने जानने की कोशिश करते हैं भोपाल में मौजूद हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय से। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है उसका स्वरूप किस तरह का होगा, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन के मौके पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अगर हम देखें तो 2013, 2008, 2018 तीनों सालों में जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकली है। चुनाव के ठीक पहले ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है और हमने इसमें देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहा है, अगर उमा भारती की भी बात करें तो एक दफ़ा जन आशीर्वाद यात्रा में वो भी रही हैं। लेकिन इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है कम से कम एक जिले की 2 से 3 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा की पूरा अगर हम शेड्यूल देखें तो वो 18 दिनों का है और इस 18 दिनों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अगर हम बात करें तो लगभग ये माना जा रहा है कि 140 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश है सभी 52 जिले के। और इसके चलते अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत अमित शाह कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यही है, जो बार बार सवाल भी उठा अभी जिस तरह जन आशीर्वाद यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि चेहरा कौन है, आपका कैंपेनिंग कमेटी को लीड कौन करेगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो इस बात का जवाब नरेंद्र सिंह तोमर या वी.डी. शर्मा के पास नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो चेहरा शायद केंद्रीय नेताओं को ही रखा जाना चाहती हैं। यही कारण है कि शुरुआत जहां अमित शाह कर रहे हैं तो वहीं पर समापन पे जो कार्यकर्ता महाकुंभ होने वाला है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पूरी आशीर्वाद यात्रा के फॉर्मेट में एक और बड़ी बात देखें तो आशीर्वाद यात्रा उन बड़े स्थानों से शुरू की गई है जहां पे कुछ बड़े मंदिर हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो इस जन आशीर्वाद यात्रा के संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चित्रकूट से इसकी शुरुआत हो रही है। यानी कि साफ तौर पे एक तरफ डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात होती है, इसके इतर कहीं ना कहीं वो जो सॉफ्ट हिंदुज्म या हार्ड हिंदुज्म या हार्डकोर हिंदुज्म की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी उससे इतर प्रचार पे नहीं जा पा रही। और सबसे बड़ा चुनावी अभियान जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा ही है और उसकी शुरुआत चित्रकूट से हो रही है। इससे ये बात समझी जा सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जन आशीर्वाद यात्रा और बीजेपी को मिलेगा जन आशीर्वाद, ये तो जाहिर तौर पर रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। हालांकि 2018 में भी जिस तरह अनुराग बता रहे थे कि इससे पहले भी जब चुनाव हुए, चाहे वो 2008 हो, 13 हो, 18 हो या फिर अब 2023 हो, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता का आशीर्वाद किसे मिल रहा है। अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि यहाँ भी 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर मंथनों का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की सक्रियता देखते बन रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मूड पर है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची और चुनाव तैयारियों की समीक्षा हो रही है। बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी स्वप्तिल गौरखेड़े का। स्वप्तिल, क्या कुछ हो रहा है चुनाव कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक? जाहिर तौर पर पहली सूची यानी 21 उम्मीदवारों की जो सूची आई, उसके बाद जिस तरह की अंतरकलह हुई उसे भी सुलझाना है, फिर दूसरी लिस्ट पर भी बात करनी है, इसके अलावा चुनावी रणनीति पर भी बारीक नजर रखनी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, भाजपा अपनी दूसरी सूची जल्द जारी करने की तैयारी में है और दूसरी सूची में 30 से 35 उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की जा सकती है और इसी को लेकर अभी जो चुनाव जो समिति है उसकी बैठक जारी है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जितने जो चुनाव समिति के सदस्य हैं उनके साथ जो है 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इस वक्त जो है पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ जो है चर्चा की जा रही है और माना यह जा रहा है कि इन प्रत्याशियों के नामों पर जो है एक पैनल तैयार किया
जाएगा और इस पैनल को दिल्ली में भेजा जाएगा, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। बात जो है अभी जो प्रत्याशी जिन पर अभी चर्चा की जा रही है उसमें जो है भाजपा ने जो ABCD फॉर्मूला तैयार किया है उसके तहत जो है BCD कैटेगरी के जो है प्रत्याशियों के नामों पर जो है चर्चा की जा रही है। बी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उसमें बी कैटेगरी में जो प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में जो हारते और जीतते आए हैं उनके नाम शामिल है। इसके साथ ही सी कैटेगरी में जो लगातार 2 बार से जिन विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है, और डी कैटेगरी की बात की जाए तो जहां पर अब तक प्रत्याशियों को जीत नहीं मिल पाई है। तो इन तमाम जो विधानसभा सीट है उसको कैटेगरी के तहत जो है अभी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है। और इसके साथ ही जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जो पर्यवेक्षक जो है सभी 90 विधानसभा सीटों पर भेजे थे, उन पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशियों के नामों पर अभी मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के जो विधायक यहां पर पहुंचे थे सभी 90 विधानसभा सीटों पर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से विधानसभा सीटों पर जो है भ्रमण करके नफ्स टटोलने की कोशिश की कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है। तो इन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं और जो सर्वे जो भाजपा ने कराए हैं, 5-5 सर्वे हुए हैं, उन सबको आधार बनाकर जो है प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है। तो उसके आधार पर जो है अभी जो पैनल तैयार किया जाएगा करीबन 3 से 5 नामों का, उसको जो है दिल्ली भेजा जाएगा और वहां पर अंतिम जो है मुहर लगाई जाएगी। ठीक है स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।